हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रतिदिन क्विज करते हैं और क्विज के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते हैं। और कल का मेरा क्वेश्चन क्या था दोस्त कि रिले कृषि से आप क्या समझते हैं। तो रिले कृषि से आप क्या समझते हैं, जब एक खड़ी फसल के नीचे दूसरी फसल उसके साथ में बोई जाती हैं, उपजाई जाती हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, रिले कृषि कहते हैं। समझ में आ गया ना। जैसे मान लो गेहूं के साथ तोरी छींट दिए, दोनों हो गया। बैंगन के बीच में सरसों को छींट दिए, तो ये सब क्या हो गया, रिले कृषि। ठीक है। आइए दोस्त, अब हम लोग चलते हैं जो कल टास्क दिए थे, डोंट टॉक हेलो। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो हम टास्क दिए थे उसको आज हम बारी बारी से पूछेंगे। ठीक है, आप लोग बोलते जाइएगा आप भी अपना आंसर। बताइए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, यानी एशियाटिक समाज की स्थापना कब हुआ था? 1784 में। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। एशियाटिक समाज की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था? 1861 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1861 में। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1881 ईस्वी में हुआ था। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना कब हुआ था? 1891 ईस्वी में। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना 1891 ईस्वी में हुआ था। बताइए, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1945 को। 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस के रूप में कब मनाया जाता है बाबू? 16 अक्टूबर को। ठीक है। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का अगर पूछे कि हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इटली के राजधानी रोम में। इटली के राजधानी रोम में। इटली के राजधानी रोम है। और रोम जो है ना, किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे स्थित है। इटली के मुद्रा का क्या नाम है? लीरा। क्या नाम है? लीरा। ठीक। आइए, संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुआ था? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1953 में। बताइए, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में इसका स्थापना कब हुआ था? 1948 में। 1948 को देखकर क्या ख्याल आया कि लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति यानी हड़प नीति के तहत डलहौजी ने 1948 में 17 राज्य को भारत में सर्वप्रथम विलय किया था। 1848 में सर्वप्रथम 17 जो राज्य था ना, उसको अपने साम्राज्य के अंतर्गत क्या किया था? हाँ, मिला दिया था, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है, 1848 का ये बात रहा। 1849 के बात करें, ठीक है, तो ये एगो था समझात नगर, संभानगर। ठीक है, संभानगर को कब मिलाया था? 1849 में। कब? 1849 में। ठीक है, ये सब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत मिलाया गया था। ठीक, सुनिएगा, ललित कला अकादमी का स्थापना कब हुआ था? 1954 में। साहित्य अकादमी का स्थापना कब हुआ था? 1954 में। यानी ललित कला अकादमी और साहित्य कला अकादमी दोनों का स्थापना कब हुआ था? 1954 में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1959 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ है बाबू? कब स्थापित हुआ? 1987 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ? 1987 में। बहुत बढ़िया। अब आइए दोस्त, सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार के लेखक कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, प्रथम विदेशी नागरिक जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अब बताइए आप लोग दोस्त कमेंट में कि खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न कब दिया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खां को
भारत रत्न कब दिया गया था? आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब बताइए, सीमांत गांधी तो हो गया। ये खान अब्दुल गफ्फार का कहाँ के थे बाबू? पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान का अर्थ क्या होता है? पवित्र भूमि। अब पाकिस्तान शब्द के प्रस्तावक कौन है? चौधरी रहमत अली। और कब बाबू? तो 1940 में सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का जिक्र आया, सामने आया। अच्छा, देखिए, एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। 1887 में यह कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। कब? 1887 में। कांग्रेस की स्थापना के तीसरा अधिवेशन जो था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हैं? महात्मा गांधी को। राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को। बापू, महात्मा गांधी। वायुवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं बाबू? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही कर के विरोध में, कर के किसानों पर अध्यारोपित कर के विरोध में 1928 में क्या चीज़? तो ये बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कब किए थे? 1928 में। किसने? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब बारदोली सत्याग्रह जब हुआ ना सफल है, तो इसी सफलता के बाद क्या हुआ था कि बारदोली के महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा उनको सरदार की उपाधि दिया गया था। यानी बारदोली महिलाओं द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा सरदार की उपाधि किसको? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, ठीक। कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है। अभी उनका जो स्टैचू है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो स्टैचू है वह कहाँ पर है? तो साधु बेट द्वीप, नर्मदा नदी के किनारे। नहीं, नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में। यह एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। खुद ही कहते। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु कब हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का मृत्यु कब हुआ था? बताइए दोस्त, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु कब हुआ था। आज की दूसरा सवाल, ठीक। आइए, शांति पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष कहते हैं। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से। बंगाल केसरी के नाम से किसे जानते हैं? आशुतोष मुखर्जी को, ठीक। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी कहते हैं। बताइए, बिहार केसरी के नाम से? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बताइए, आंध्र केसरी के नाम से किसे जानते हैं? टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से। टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से जानते हैं। बताइए, शेरे कश्मीर किसे कहते हैं? शेख अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर कहा जाता है। बताइएगा, बंग बंधु किसे कहते हैं? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। यह कहाँ के रहने वाले हैं? बांग्लादेश। कौन? बांग्लादेश के। उस समय क्या हुआ था कि पूर्वी जो आज जो बांग्लादेश है वह पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो वहाँ के प्रथम अगर बात करें कि बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो यही थे। कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। बताइए, देश बंधु के नाम से किसे जानते हैं बाबू? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किए थे? 1923 में स्वराज्य पार्टी का स्थापना किए थे, ठीक। मोतीलाल नेहरू ने ही 1930 में आनंद भवन का निर्माण कहाँ? इलाहाबाद में किए थे। कोई डाउट? चलिए सुनिएगा, अगर पूछे कि सबसे बड़ा हाई कोर्ट भारत में कहाँ के है? सबसे बड़ा हाई कोर्ट भारत का अभी वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। वर्तमान में भारत में कितना हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। सबसे बड़ा हाई कोर्ट पूछ देगी कौन है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट। कौन है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। अभी वर्तमान में रांची होने जा रहा है, बन रहा है, ठीक है। तो अगर वर्तमान के हिसाब से पूछे तो रांची ही आंसर देना उचित होगा। समझ गया ना? सबसे बड़ा हाई कोर्ट। सुनिएगा, लोकमान्य के नाम से किसे जानते हैं बाबू? बाल गंगाधर तिलक को। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने
पंजाब सॉरी केसरी और मराठा 2 पत्रिका इनका फेमस है। मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को असंतोष का जनक, ठीक, वेलेंटाइन शिरोले ने कहा था, खुद ही कहते। अच्छा, और क्या किए थे? तो इसने पुणे से होम रूल लीग की शुरुआत किए थे। कब? 1916 में। 1916 में। और क्या किए थे? तो वहाँ पर गणेश चतुर्थी यानी महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी यानी गणेश जो होता है ना, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव दोनों को मनाने की परंपरा की शुरुआत इन्हीं को दिया जाता है, इसलिए बाल गंगाधर तिलक को ही। ठीक है। आइए, राजर्षि के नाम से किसे जानते हैं बाबू? पुरुषोत्तम दास टंडन को राजर्षि के नाम से जाना जाता है। जननायक किसे कहते हैं? कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहते हैं। गुरुदेव? रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना किए थे, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए, गुरु जी किसे कहते हैं? गुरु जी? MS गोलवलकर, MS गोवालकर यानी गोलवलकर, MS गोलवलकर को क्या कहते हैं बाबू? गुरु जी। राजा जी किसे कहते हैं? चक्रवर्ती राज गोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राज सिराज गोपालाचारी को राजा जी के नाम से जानते हैं। स्पैरो के नाम से बाबू? मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को स्पैरो के नाम से जानते हैं। स्पैरो के नाम से जानते हैं, कोई दिक्कत है? चलिए, महामना के नाम से किसे जानते हैं बाबू? मदन मोहन मालवीय को महामना कहते हैं। 1916 में BHU की स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना, कोई दिक्कत है? अंकल हो चिन मिन को क्या कहते हैं? अंकल हो। सुपर कैट क्लाइव लॉयड को सुपर कैट कहते हैं। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण, बिहार विभूति के नाम से किसे जानते हैं? अनुग्रह नारायण को। देश प्रिय यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त को क्या कहते हैं बाबू? देश प्रिय। भारतीय फिल्मों के पितामह, अरे इसको कौन नहीं जानते हैं? ठीक है, गोविंद फाल्के। ठीक है, घुंडी राज, इनका पूरा नाम क्या था? तो घुंडी राज। ठीक है, घुंडी जीजी फाल्के यानी घुंडी राज गोविंद फाल्के। ठीक है। विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण कहते हैं। अब बताइए, विद्रोही कवि किसे कहते हैं? विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को क्या कहते हैं बाबू? विद्रोही कवि। ठीक है। अब हम लोग दोस्त कल के टास्क आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। ER हरेंद्रा क्लासेस मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है। अगर आप उससे नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइएगा। इससे जो भी यहाँ पर टास्क मिलता है इसको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाता है, जिससे आप आसानी से याद करके हमारे साथ क्विज में शामिल हो सकते हैं। अब हम लोग घटना चक्र के बुक उठाते हैं। घटना चक्र का क्वेश्चन अब रिपीटली होगा। ठीक है। चलिए दोस्त, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तारापुर में। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना तारापुर में हुआ था। तारापुर कहाँ है बाबू? तो महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तारापुर परमाणु विद्युत गृह के वर्ष 1969 में चालू हो जाने से भारत विश्व के नाभिकीय ऊर्जा मानचित्र पर आ गया। यानी तारापुर परमाणु विद्युत गृह कब चालू हुआ था बाबू? 1969 ईस्वी में। कब? 1969 ईस्वी में। बताइए कि वर्ष 2006 से 7 में भारत में कुल उत्पादित ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना था? 3 से 4%। कितना? 3 से 4% था। ठीक है, भारत में। अभी जो है ना कि 2022 तक कुल संभावित में 1.7% है। मतलब कि किसका बाबू? तो
नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन 1.7% है। ठीक है, देखो 2019 से 20 में कुल विद्युत उत्पादन नाभिकीय ऊर्जा का भाग 3.3% था, 3.3% था। तो ऑन एंड एवरेज मान के चलो कि 3.3% यानी 4% के आसपास क्या है बाबू, तो कुल बिजली जितना भी भारत में बनता है ना, उत्पादित होता है, तो उसमें नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत इतना है। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है कितना बाबू, तो 3%। यानी जितना भी बिजली उत्पादन होता है ना, उसमें 3% या मान लीजिए 3 से 4% के बीच औसतन कुल विद्युत उत्पादन का परमाणु शक्ति द्वारा उत्पादित होता है। यानी न्यूक्लियर पावर द्वारा बिजली बनता है कितना, 3 से 4%। पूरा जितना भारत में बिजली आता है उसका। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन है बाबू, तो थोरियम। कौन है, थोरियम। यानी भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन है, थोरियम है, याद रखिएगा। सुनिए, कोटा यानी रावत भाटा जो है ना, नाभिकीय परमाणु संयंत्र कहाँ है बाबू, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। तारापुर नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र में, तारापुर। काकरपारा नाभिकीय संयंत्र गुजरात में। काकरपारा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है, गुजरात में। नरौरा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है बाबू, तो उत्तर प्रदेश में। नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कैगा नाभिकीय संयंत्र कर्नाटक में। बहुत बढ़िया। अब सुनिएगा कि कोटा जो ये कोटा में जो चालू हुआ था ना रावत भाटा, यह 1973 में चालू हुआ था। कब, 1973 में। ठीक है। काकरपारा 1993 में। काकरपारा गुजरात में है ना, यह 1993 में शुरू हुआ था। कैगा 2000 ईस्वी में। कलपक्कम 1984 में। कलपक्कम विद्युत संयंत्र है ना बाबू, न्यूक्लियर पावर प्लांट है कलपक्कम, तो 1984 में। कैगा अगर कर्नाटक की बात करें कि कैगा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहाँ है, कर्नाटक में, वह 2000 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब, 2000 ईस्वी में। आइए सुनिएगा, थाल गुरुजल संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। थाल गुरुजल कहाँ स्थित है बाबू, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मनुगुरु भारी जल संयंत्र आंध्र प्रदेश में है। थाल गुरुजल कहाँ है, महाराष्ट्र में। थाल घाट, पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, ये सब महाराष्ट्र में है ना। तो उसी तरह से थाल गुरुजल कहाँ है, तो संयंत्र महाराष्ट्र में है। मनु गुरुजल कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश, वर्तमान के तेलंगाना में है। वर्तमान में अभी तेलंगाना राज्य में है, तो आपको याद रखना है तेलंगाना में। ठीक, मनु गुरुजल कहाँ है, तेलंगाना में। काकरपारा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, गुजरात में। कैगा कहाँ है बाबू, तो कर्नाटक में। कैगा कहाँ है, कर्नाटक में। इन्नौर कहाँ है बाबू, तमिलनाडु में। इन्नौर जो है तमिलनाडु में स्थित है, न कि यह मेघालय में स्थित है। इन्नौर जो है ना, वह तमिलनाडु में स्थित है। और यह यहाँ पर कोई भी क्या चीज़, कोई भी आपको परमाणु विद्युत संयंत्र नहीं है। कहाँ पर, इन्नौर में। ठीक है, हाँ, इन्नौर बंदरगाह है। ठीक, अब सुनिएगा, तमिलनाडु के कुडनकुल्लम में रूस परमाणु रिएक्टर्स की कितनी इकाइयां लगाने हेतु राजी हुई थी, तो 6। तमिलनाडु के कुडनकुल्लम में रूस द्वारा 6 परमाणु रिएक्टर स्थापित करने के लिए सहमति हुआ था। ठीक है, भारत और रूस के बीच तमिलनाडु में 6 परमाणु रिएक्टर यानी परमाणु रिएक्टर्स की इकाइयां स्थापित करने के लिए दोनों देशों के बीच सहमति हुई थी। ठीक, कुडनकुल्लम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है बाबू, अभी बताया, तमिलनाडु में। कुडनकुल्लम किस राज्य में है, तमिलनाडु में। भारत अपने 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रहा है, तो रावत भाटा यानी राजस्थान में। भारत जो है अपने 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रहा है, कहाँ पर, तो रावत भाटा राजस्थान में। फतेहाबाद कहाँ है, तो हरियाणा में। यहाँ भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, परमाणु न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कहाँ पर, तो फतेहाबाद हरियाणा में। अब बरगी मध्य प्रदेश में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। सुनिएगा, भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है, तो कैगा कर्नाटक, जो कि 2000 ईस्वी में शुरू हुआ। कैगा कब है, 2000 ईस्वी में। 1984 में कौन,
कल्पक्कम। कल्पक्कम कब? 1984 में। और 20वां था 2000 ईस्वी में। कौन है? कैका। तो वह 20वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। परमाणु ऊर्जा है तो भारी जल संयंत्र अधोलिखित में से किस स्थान पर नहीं है? तो कल्पक्कम में भारी जल संयंत्र नहीं है। नहीं तो हजीरा में है, तूतीकोरिन में है, थाल है, मानगुरु है। मानगुरु तेलंगाना में, थाल महाराष्ट्र में। हजीरा के बात करें ना कि हजीरा कहाँ है, तो देखिए हजीरा गुजरात में। हजीरा बाबू कहाँ है? गुजरात में। बड़ौदा गुजरात में है। कोटा राजस्थान में है। मानगुरु जल कहाँ है? तेलंगाना में। तालचेर कहाँ है? उड़ीसा में। तालचेर किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। तालचेर किस लिए प्रसिद्ध है? जो कि लौह अयस्क उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है बाबू तालचेर? उड़ीसा में। ठीक है। अच्छा, थाल महाराष्ट्र में और तूतीकोरिन तमिलनाडु में। ये सब भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र अगस्त 1962 में नांगल पंजाब में प्रारंभ किया गया था, जिसे वर्ष 2002 में बंद कर दिया गया। अगर पूछेगा बाबू हमारे कि बताइए भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कब लगा था, तो 1962 में शुरू हुआ था। कहाँ पर? तो नांगल पंजाब में। लेकिन 2002 में इसे क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। भारी जल का सूत्र D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है। हाइड्रोजन के द्वितीय समस्थानिक जो है यानी ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन के वजह से 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। लेकिन हाइड्रोजन के जो द्वितीय समस्थानिक है ना, ड्यूटेरियम का उपयोग किस में किया जाता है? भारी जल बनाने में। भारी जल का खोज किसने किया था? तो वाशबर्न और यूरे ने। कब? 1932 में। भारी जल का परमाणु द्रव्यमान 20 होता है। भारी जल का परमाणु द्रव्यमान 20 होता है। ठीक, कोई दिक्कत है? अब आते हैं हम अपने पॉइंट पर। मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है बाबू? बताइए। मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। कहाँ से? मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। इसकी घोषणा 2008 में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर के बाद की गई। ऐसा मीठी बिरदी जो है ना, मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो अमेरिका के सहयोग से। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। कहाँ पर बाबू? तो गुजरात राज्य में। कहाँ पर? गुजरात राज्य में। ठीक है। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और किसका? तो NTPC का। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और NTPC का, दोनों का संयुक्त रूप है। ठीक, सुनिए। NPCIL की 51% की तथा NTPC की 49% की साझेदारी है। यानी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, उसका इसमें 51% अणु शक्ति स्थापित करने में। यानी अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड जो है, यह दोनों का स्थापना जो हुआ है वह NTPC के सहयोग से था। इसमें NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। NPCIL के फुल फॉर्म। इसका 51% और NTPC के सहयोग 49% है। समझ में आ गया? ठीक। इसकी स्थापना 27 जनवरी 2011 को हुई थी। यानी अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम की शुरुआत दोनों के द्वारा कब हुई थी? 2011 में। भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है बाबू? तो हरिपुर कहाँ है? हरिपुर कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। हरिपुर आणविक शक्ति केंद्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। जैतपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। मीठी बिरदी कहाँ है? गुजरात में। कोवाडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कोवाडा कह देगा कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। हरिपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। मीठी बिरदी कहाँ है? गुजरात में। और जैतापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। जैतपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। बहुत सुंदर। आइए, कुड्डनकुल्लम परमाणु संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु में। सुनिएगा, देखिए, भारतीय जल विद्युत निगम यानी NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन है। NHPC की स्थापना कब हुआ था? 1975 में। NTPC की स्थापना भी 1975 में और NHPC के भी स्थापना 1975 में हुआ था। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से।
निम्न में से जल विद्युत गृह स्थित है, कहाँ पर जल विद्युत गृह स्थित है बाबू? तो कोयना में। कोयना कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कोयना महाराष्ट्र में कोयना नदी पर जल विद्युत गृह स्थित है। ठीक है, अब सुनिएगा कहाँ कहाँ है, बहुत भी अगर लोकटक पूछ दे कि लोकटक जो है जल विद्युत गृह कहाँ स्थित है, किस नदी पर? तो लोकटक झील पर। कहाँ पर? लोकटक झील में स्थित है लोकटक परियोजना। लोकटक हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील में। सलाल कहाँ है बाबू? तो चिनाब नदी पर। सलाल चिनाब नदी पर। सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, तीनों कहाँ पर? चिनाब नदी पर। ये सब क्या है बाबू? तो नेशनल हाइड्रो पावर प्लांट है। यानी कहने का मतलब है HPC है, यानी कहने का मतलब है कि यह सब विद्युत जल विद्युत परियोजना है, यानी जल से विद्युत उत्पादित करेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि किशनगंगा कहाँ किस नदी पर है, तो किशनगंगा पर। कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। न कि किशनगंगा मार के बिहार में मार दीजिएगा। ठीक है, तो किशनगंगा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर? तो किशनगंगा नदी पर। कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में। बहुत बढ़िया। आइए, भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो 10%। सुनिए, जितना विद्युत उत्पादन होता है ना, उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट का योगदान 3 से 4% था, या कहीं 3%, कहीं 3.35%, कहीं 4%, 3 से 4% दे रहा है। ठीक है, तो ऑन एंड एवरेज मान लीजिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरे बिजली उत्पादन का 3 से 4% करता है। पूरे बिजली उत्पादन का 10% हाइड्रो पावर प्लांट करता है, यानी जल विद्युत परियोजना जो है इससे 10% पूरा बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो राजस्थान में। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है बाबू? तो चंबल नदी पर। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर, राजस्थान में। ठीक है, राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो कोटा में है। ठीक है, यह किसके? तो कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर पूछे कि सबसे अधिक विद्युत उत्पादन सर कौन करता है, तो NTPC। कौन करता है? NTPC। यानी NTPC जो है भारत में सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन करता है, यानी इसका जो थर्मल पावर प्लांट है ना, वह सबसे अधिक विद्युत का सप्लाई करता है। ठीक, अब आइएगा सौर ऊर्जा का, देखिए क्या ध्यान है, सुनिए। पावागढ़ जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा पावागढ़ कर्नाटक में है, वह कौन सा बाबू? तो सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? सौर ऊर्जा के लिए। तातापानी छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर भूतापीय ऊर्जा के लिए, वहाँ से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। देखिए, ऊर्जा जो है ना, यानी ऊर्जा विभिन्न टाइप से प्राप्त किया जाता है। एक तो टाइडल एनर्जी होता है, ज्वार से, समुद्री ज्वार से। एक तो विंड एनर्जी होता है, वायु पवन से। एक होता है भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और कौन सा होता है? तो ये थर्मल पावर प्लांट हो गया, जल विद्युत हो गया, सौर ऊर्जा से विद्युत प्राप्ति होता है। समझ में आ रहा है ना? तो इस सारा के सारा क्या है बाबू? तो ये उत्पादन किया जाता है बिजली का, ये सब स्रोत है। यहाँ से सौर ऊर्जा से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर लेते हैं। वैसे ही अगर काकरपारा बात करें तो गुजरात में यहाँ क्या है? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। मुम्पदल कहाँ है? तो तमिलनाडु में। यहाँ पर पवन ऊर्जा प्राप्त होता है, यानी पवन ऊर्जा से एनर्जी बनता है। कहाँ पर? तो मुपंदल तमिलनाडु में। तातापानी छत्तीसगढ़ भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। तो पूछ देगा कि तातापानी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। किस लिए प्रसिद्ध है? भूतापीय ऊर्जा के लिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम राज्य रखता है? बताइए। गुजरात, न कि तमिलनाडु मार के आ जाइएगा। सुनिएगा ध्यान से, जो गुजरात राज्य है वह पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान है। पूरे भारत में अगर पूछेगा कि सबसे अधिक हवा से, पवन माने क्या होता है? हवा। हवा से विंड एनर्जी जिसको कहते हैं, पवन ऊर्जा से सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? एनर्जी उत्पादन करता है तो गुजरात। ठीक है, देखिए 2021 तक पवन ऊर्जा के उत्पादन में के संदर्भ में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु राज्य का है। तत्पश्चात गुजरात, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक का है। अब इधर जो है ना 2021 में तमिलनाडु राज्य का हो गया है बाबू।
अभी बताया ना मैं कि तमिलनाडु राज्य पहले दूसरा पर था, लेकिन अब 2021 से हो गया है तमिलनाडु राज्य पवन ऊर्जा के मामले में प्रथम स्थान पर। अब महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर चल गया है, और ये सब गुजरात महाराष्ट्र सब, गुजरात दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। तो अभी पूछ देगा कि बताइए पवन ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो तमिलनाडु मारना होगा। कौन? तमिलनाडु। ठीक है, पहले था गुजरात, अब गुजरात दूसरे स्थान पर चला गया है। हाँ सुनिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, तो खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी है ना जो बाबू, वह ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और खंभात की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं बाबू? नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ताप्ती नदी? अरे तो खंभात की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में। तो अरब सागर में सटले न है। ठीक है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ है, तो भावनगर, गुजरात में। भावनगर यानी भारत में ज्वारीय ऊर्जा, अगर कहेगा कि भारत में सबसे अधिक जो टाइडल एनर्जी है, ज्वारीय ऊर्जा सबसे अधिक कहाँ पर संभावनाएं हैं बाबू, तो भावनगर गुजरात में है। ठीक है, भावनगर गुजरात में। और ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन खंभात की खाड़ी में होगा, और भावनगर गुजरात। भावनगर गुजरात में ही एशिया का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी है। ठीक है, कहाँ? भावनगर गुजरात में। बहुत बढ़िया। सुनिएगा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। तो बायोगैस ऊर्जा का व्यापारिक स्रोत नहीं है, यानी जो बायोगैस है ना उसका बेच की नहीं किया जाता है, उसका बस उत्पादन करके अपना खपत कर लेता है गवर्नमेंट। ठीक है, यानी उसको व्यापारिक तौर पर यूज नहीं किया जाता। किसका? बायोगैस का। ना तो पेट्रोलियम देखबे करते हैं बेचाता है, परमाणु ऊर्जा भी बेचाता है, आप प्राकृतिक गैस भी, सीएनजी गैस। आजकल ऑटो जितना देख रहे हैं सीएनजी पर चल रहा है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन। बहुत सुंदर। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो गया है? दमन दीव। कौन है? दमन दीव। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो गया है? दमन दीव। याद रखिएगा, दमन दीव। ठीक है, सुनिए, ऊर्जा गंगा परियोजना के संदर्भ में सुनिएगा, यह गैस पाइपलाइन परियोजना है, इसे अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया है। ऊर्जा गंगा परियोजना का उद्देश्य क्या है? गंगा नदी से पानी से ऊर्जा नहीं बनाना। ऊर्जा गंगा परियोजना का उद्देश्य है, यह गैस पाइपलाइन परियोजना है। यानी गैस पाइपलाइन परियोजना कहने का मतलब बाबू कि इसके गैस के पाइप के द्वारा गैस को घरों तक पहुंचाना। जैसे मुंबई वगैरह में, दिल्ली में जाइएगा ना तो अब गैस सिलेंडर में नहीं भराना पड़ता है, आपके घर ही होम डिलीवरी हो जाता है। जैसे आपके घर पाइप आ जाएगा, जैसे नल जल वाला पाइप आ जाता है ना, इसी तरीक़ा से हर घर में गैस वाला पहुँचा दिया गया है। आप वहाँ से डायरेक्ट खोलिए और वहीं पर मीटर लगा है, आप जितना यूज करना है कीजिए और उतना के पैसा पे कराइए। जैसे आप बिजली बिल आता है ना, उसी तरीक़े से आपका वो बिल आता है, गैस चार्ज आता है। समझ गए ना? तो आप सिलेंडर कनेक्शन लगाना वाला काम खत्म। तो यही है गैस पाइप परियोजना। तो अभी मुंबई इस सब में चालू हो गया है, जो ज़्यादा मेट्रो ये थी है, मेट्रो क्या करते हैं, पॉपुलेशन, मेट्रो पॉपुलेशन वाला जो है ना, बहुत घनी आबादी वाला है, मास कहिए, मेट्रो कहते हैं उसी को। ठीक है, समझ में आ गया ना? सुनिए, तो कौन सा, तो ऊर्जा गंगा परियोजना किससे संबंधित है? गैस पाइपलाइन से। और यह 2016 में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ बाबू? 2016 में प्रारंभ हुआ। ठीक, अब देखिए, कौन सी नवीनीकृत संसाधन नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसे जल की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा, ये सब नवीनीकृत ऊर्जा नहीं है। नवीनीकृत ऊर्जा में है क्या? था टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, सौर एनर्जी। क्या है ये सब? कैसन है? नवीकरणीय संसाधन तथा नव्य संसाधन है, जिनके भंडारण में प्राकृतिक परिस्थितियों प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन होता रहता है। सामान्यतः नवीकरणीय संसाधनों में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन शामिल किए जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये सब कैसी है? नवीकरणीय ऊर्जा, जो उन कभी भी ख़त्म नहीं होगी। अब हवा से जो एनर्जी बना रहा है वो कभी ख़त्म हो रहा है क्या? ज्वार आ रहा है, ज्वार भट्टा से जो बन रहा है वो कभी ख़त्म हो रहा है क्या? भूतापीय ऊर्जा ख़त्म होगा क्या?
भूमि के ताप से जो एनर्जी से हम, अच्छा भूतापीय ऊर्जा कैसे हम लोग प्राप्त करते होंगे, हमारा समझ में नहीं आ रहा है। कभी एक दोस्त आपके मोबाइलों पर चलता हुआ आएगा, देखते होंगे कि एक जगह से ऐसे ढक्कन लगाया गया है, वहाँ पैरवा से दबाएगा और नीचे से खूब तेज़ी से भाप फेंक रहा है या गैस निकल रहा है, समझ रहे हो? तो वहीं सब भूतापीय ऊर्जा होता है, ठीक है। या भूमि के गर्भ से जब ऊर्जा निकलता है ना, तो उसी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? उससे टरबाइन लगा कर, टरबाइन रोटेट करा कर बिजली जनरेट कर दो। समझ में आ गया ना? वो अलग है, वो अलग है, ठीक है। आइए तो बबुआ बताइए, बंगाल आयरन वर्क्स के कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1870 में। कब हुआ था? 1870 में। बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1870 में। टिस्को की स्थापना कब हुआ था? 1907 में। टिस्को कंपनी जो है ना, साक्षी झारखंड में 1907 में टिस्को कंपनी का स्थापना हुआ था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अगर पूछे कि इसको, टिस्को, इसको की स्थापना 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में, ठीक है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1918 में। अब बर्नपुर पश्चिम बंगाल में, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में। अच्छा, विश्वेश्वरैय आयरन एंड स्टील कंपनी के स्थापना कब हुआ था? 1923 में, भद्रावती कर्नाटक में। विश्वेश्वरैय आयरन स्टील प्लांट की स्थापना 1923 में, भद्रावती कर्नाटक में। राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला उड़ीसा, राउरकेला 1959 में। कब? अब भिलाई इस्पात कारखाना 1959 में, भिलाई, बोका भुलाइल रूस में, ठीक है। देखिए, बोका भुलाइल रूस में, बोकारो के स्थापना, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में, और भिलाई की स्थापना 1959 में, 1959 में। आई दोनों के स्थापना किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से, ठीक है, बोकारो और भिलाई का। और अब रह गया राउरकेला, जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? राउरकेला स्टील प्लांट का स्थापना 1959 में जर्मनी के सहयोग से हुआ था, ठीक है। और दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना कब हुआ था? तो ये भी 1959 दे रहा है, दुर्गापुर, ठीक है। ये दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में दे रहा है। अब बोकारो स्टील प्लांट 1964 में, बोकारो झारखंड में। और दुर्गापुर किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से, पश्चिम बंगाल में, ठीक। आइए, जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड की स्थापना 1994 में हुआ था। सुनिए, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है बाबू? तो क्रोमियम और निकेल। स्टेनलेस स्टील बनाने में क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अच्छा, धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? क्रोमियम। यानी धब्बा रहित, बिल्कुल चिकना, उसमें एक भी बार नहीं आना चाहिए, धब्बा नहीं आना चाहिए, उसके साथ क्या किया जाता है? धब्बा रहित स्टील बनाने में किसके साथ? तो लोहा के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्त, अब हम करेंट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए AWE मिशन नासा ने लॉन्च किया है। अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए AWE मिशन नासा ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है बाबू? नासा ने। AWE क्या है बाबू? द एटमॉस्फेरिक, ठीक, एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ए से एटमॉस्फेरिक, W से वेव, E से एक्सपेरिमेंट। AWE मौसम के अध्ययन के लिए किसने लॉन्च किया है बाबू? नासा ने। यह क्या करेगा? क्या? तो यह मेसोपॉज परत का अध्ययन करने वाला है। यह मेसोपॉज परत का अध्ययन करने वाला है। यह परत समुद्र तल से 87 किलोमीटर ऊंचा है। समुद्र तल से 87 किलोमीटर ऊंचा है। कौन? मेसोपॉज, ठीक है। लुपेक्स, यह इसरो और जाक्सा के सहयोग से चांद के ध्रुव के स्टडी के लिए भेजा गया। लुपेक्स जो है ना बाबू, यह इसरो और जाक्सा किसका है बाबू? जापान के स्पेस एजेंसी है, और इसरो भारत के स्पेस एजेंसी है। तो ये दोनों मिलकर लुपेक्स जो है चांद के ध्रुव पर भेजा है। चांद के ध्रुव के स्टडी के लिए, अध्ययन करने के लिए कि वहाँ क्या है क्या नहीं है, इस सब के लिए लुपेक्स को भेजा गया है।
54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको दिया गया बाबू? द एंडलेस बॉर्डर्स फिल्म को मिला है। एंडलेस बॉर्डर्स फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। IFFI इंटरनेशनल फिल्म फॉर फेस्टिवल इंडियन, यह इसका जो आयोजन था यह गोवा में किया गया और 54वां क्रम का था। कौन क्रम के? 54वां क्रम के। ओपनिंग फिल्म यानी जो यह स्टार्ट हुआ था वह ओपनिंग फिल्म कैचिंग डस्ट से हुआ, कैचिंग डस्ट से। और क्लोजिंग फिल्म कौन था? द फेदर वेट। इस गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की राशि, जो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार है ना, यह एंडलेस बॉर्डर्स मूवी को मिला है, फिल्म को। इस पुरस्कार की राशि यानी गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की राशि 40 लाख रुपया है। कितना है? 40 लाख रुपया है। एंडलेस बॉर्डर्स फिल्म के निर्देशक अब्बास अमीनी है। अब्बास अमीनी एंडलेस बॉर्डर्स फिल्म के निर्देशक है, डायरेक्टर है। यह फिल्म फारसी फिल्म है। यह कैसी फिल्म है बाबू? फारसी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड इसमें यानी IFF, ठीक है, IFFI में अगर पूछे कि सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसको मिला है तो पौरिया रहीमी को। किसको? पौरिया रहीमी को। और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है तो मेलानी थियरी को क्या मिला है बाबू? सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड यानी हीरोइन का अवार्ड मिला है। ठीक, अब बताइए, हाल ही में आसियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम का 4था संस्करण मलेशिया में हुआ है। कहाँ पर? मलेशिया में। उद्देश्य क्या है तो विज्ञान तकनीकी सहायता से नवाचार करना। विज्ञान तकनीकी की सहायता से नवाचार करना। नवाचार माने इनोवेशन करना, खोजना। ठीक है। एशियन की स्थापना कब हुआ था? 1967 ईस्वी में। हेडक्वार्टर कहाँ है तो जकार्ता में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में है। जकार्ता किस द्वीप पर है? जावा द्वीप पर है। एशियन जो है ना बाबू, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। एशियन में कुल कितने कंट्री है बाबू? 11 कंट्री है। 11वां कंट्री कौन है? तिमोर लेस्ते। देखो, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, फिलीपींस और 11वां कौन हो गया है? तिमोर लेस्ते। ठीक है। तो एशियन में शामिल होने वाला अभी वर्तमान में कौन 11वां देश हुआ है बाबू? तो तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली। कोई दिक्कत है? चलिए देखिए, फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है ना, वह किस द्वीप पर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला किस द्वीप पर है? तो लुजोन द्वीप पर। कौन? लुजोन द्वीप पर है। फिलीपींस और ताइवान के बीच में लुजोन जल संधि है। कौन जल संधि? लुजोन जल संधि। फिलीपींस और ताइवान के बीच में कौन है? लुजोन जल संधि। ठीक है। और जो लुजोन द्वीप पर ही फिलीपींस की राजधानी मनीला है। देखो, हाल ही में इंडोनेशिया में कराकातोआ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। हाल ही में इंडोनेशिया में कराकातोआ ज्वालामुखी क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है। माउंट सिनाबुंग और एवं माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है। माउंट सिनाबुंग और माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ है बाबू? इंडोनेशिया में है। माउंट ताल ज्वालामुखी कहाँ है? फिलीपींस में। माउंट ताल ज्वालामुखी कहाँ है? फिलीपींस में। प्रतिवर्ष फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 नवंबर को मनाया गया। प्रतिवर्ष फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 नवंबर को मनाया जाता है। मृत सागर जॉर्डन और वेस्ट बैंक की सीमा पर स्थित है। जॉर्डन और वेस्ट बैंक की सीमा पर कौन स्थित है बाबू? मृत सागर। अब मृत सागर किस महाद्वीप में है? तो एशिया में है। यह कई बार क्वेश्चन पूछा है। मृत सागर की लवणता कितना है? मृत सागर सबसे अधिक लवणीय है, ये तो जानते हैं। तुर्की के वान झील की लवणता 330% है। कितना है? 330% है। नहीं, सबसे उसी का न लवणता है। ठीक है। इसका थोड़ा सा इधर है कम। किसका? मृत सागर का। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अम्मान। प्रतिवर्ष फिलिस्तीनी लोगों का ही तो हो गया। हाल ही में दुनिया की पहली 100% सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली पहली वाणिज्यिक एयरलाइन वर्जिन एयर अटलांटिक एयरलाइंस है।
हाल ही में दुनिया के पहली 100% सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली पहली वाणिज्यिक एयरलाइंस वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस है। यह यूके से न्यूयॉर्क उड़ाया गया, यूके से यानी इंग्लैंड से न्यूयॉर्क उड़ाया गया। इसमें बोइंग 787 विमान को उड़ाया गया। कौन सा? बोइंग 787 विमान को उड़ाया गया। चैंपियनशिप पंजाब ने सुनो, हाल ही में 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, हाल ही में 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप पंजाब ने जीता है। किसको हराकर? हरियाणा को हराकर। इसका आयोजन चेन्नई में हुआ था। कहाँ पर? चेन्नई में हुआ था। 287 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बेंगलुरु में स्थापित हुई है। कहाँ पर बाबू? 287 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बेंगलुरु में स्थापित हुई है। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र सहारनपुर यूपी में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र सहारनपुर यूपी में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए AMA यानी अम्मा बैंक उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। इसे उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक ने लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? तो अंतिम व्यक्ति तक बैंक का पहुंचना। क्या होगा इसमें कि सभी व्यक्ति के पास बैंक का पहुंचना, यानी हर गांव तक यह बैंक पहुंचेगा। अच्छा, और क्या है बाबू? तो इसमें 10 बैंक है, 8 बैंक है, सॉरी, ठीक है, और SBI भी है, ये सब भी शामिल है। ध्यान से सुनिएगा। अब जो महिला डिलीवरी वाली है, ठीक है, या जो वृद्ध व्यक्ति है, उसके खुद घर चल कर आएगा बैंक, ठीक है, उसके खुद घरे पैसा निकालना होगा ना, तब कहिएगा कि टिन टिन आ जाइए मेरे घर, ठीक है, तो आपके घर वो आ जाएगा बैंक। कोई दिक्कत है जी? तो यहीं तक था, ठीक, कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा इतिहास पढ़ा देते हैं। चलिए दोस्त, प्रागैतिहासिक काल। कौन सा? प्रागैतिहासिक काल। प्राचीन इतिहास में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में लिखित साक्ष्य होने के बावजूद उसे पढ़ा नहीं जा सका उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी लिखित साक्ष्य था लेकिन लिखा तो गया, लेकिन पढ़ल कैसे जाइली, तो ओकरा के आधा अधूरा ना आदमी कहलन के आधा अधूरा ज्ञान हो, यानी आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। और जिस काल में लिखित साक्ष्य होने के बावजूद पढ़ा भी जा सकता था, यानी लिखित के साथ साथ पढ़ा भी जा सकता था, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ऐतिहासिक काल आरंभ हुआ। 6ठी शताब्दी के आसपास ऐतिहासिक काल आरंभ हुआ। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान शुरू हुआ। सर्वप्रथम बाबू 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान शुरू हुआ। पाषाण काल में निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण इसे 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल में जो निर्मित उपकरण है ना, उपकरण माने विभिन्न प्रकार के हथियार, वस्त्र, औजार, ठीक है, वस्त्र कर रहे हैं, जितने भी सामग्री थे उसको विभिन्न प्रकार के होने के चलते इसको 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भागों में। सुनिएगा, पूरा पाषाण काल कौन सा होता है? पूरा पाषाण काल। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी यानी जो पाकिस्तान से चापर चांपिया पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुआ है। यानी पूरा पाषाण काल के कौन से वस्तु है बाबू? तो चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पंजाब से। यह किस काल की है? तो पूरा पाषाण काल के। और पूछेगा कि यह किस काल के है? तो पूरा पाषाण काल के। समझ में आ गया ना? अच्छा, अगर पूछेगा कि हैंड एक्स जो संस्कृति के उपकरण था वह अभी पूरा पाषाण काल का ही है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका की गुफाएं हैं जो प्रागैतिहासिक काल के चित्रण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यानी प्रागैतिहासिक काल के चित्रण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? भीमबेटका की गुफाएं। तो ये भी पूरा पाषाण में इसको रखा गया। किस काल में? पूरा पाषाण काल में भीमबेटका की गुफाएं के। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में हुआ। खाद्यान्न के उत्पादन कब बाबू? नवपाषाण काल में। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार
पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में, जबकि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। समझ में आ गया? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में और आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। चावल के साक्ष्य कोल्डिहावा यूपी से प्राप्त हुआ है। यानी चावल के अगर साक्ष्य की बात करें ये कहाँ से प्राप्त हुआ है बाबू, तो कोल्डिहावा यूपी से प्राप्त हुआ है चावल के साक्ष्य। चीन के यांगटी शिकियांग यानी यांगशी नदी घाटी क्षेत्र में सर्वप्रथम चावल उगाया गया था। चीन के यांगटी शिकियांग, चीन की सबसे लंबी नदी कौन है? यांगटी शिकियांग। और चीन में हुआंगहो नदी है जिसको येलो रिवर यानी पीली नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे चीन का शोक कहते हैं। हुआंगहो नदी को क्या कहते हैं? चीन का शोक कहते हैं। उसी का उपनाम पीली नदी है। ठीक है, तो चीन के यांगटी शिकियांग नदी घाटी से सर्वप्रथम चावल उगाया गया था। मक्का का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। मक्का का प्रथम साक्ष्य कहाँ बाबू? मैक्सिको में। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। यानी मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम यानी जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। नवपाषाण काल से संबंधित राख के टीले कर्नाटक राज्य में स्थित संगन कलु से प्राप्त हुए हैं। अगर कहेगा कि नवपाषाण काल से संबंधित राख के टीले कर्नाटक राज्य में स्थित संगन कलु से प्राप्त हुए हैं। राख के टीला। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ था। धातु में सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ था? तांबे का। ताम्रपाषाणी काल का अर्थ होता है पत्थर एवं तांबे के संयुक्त प्रयोग की अवस्था से है। रॉबर्ट ब्रूस फुट एक पुरातात्विक थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट एक क्या थे बाबू? पुरातात्विक थे। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना 1904 ईस्वी में किसने किया था बाबू? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। यह पेपर में हमेशा पूछता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना कब हुआ था? 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में। 1904 ईस्वी में ही विश्वविद्यालय अधिनियम भारत में पारित हुआ था। याद आ रहा है? 1904 में भारत में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। हाल ही में दरोगा के सेट में आया था। ठीक है, उस समय जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया। यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना 1904 में हुआ था ना बाबू। उस समय जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक बनाया गया था। ताम्रपाषाण काल में मुख्य अनाज गेहूं और चावल था। ताम्रपाषाण काल में अगर पूछेगा कि मुख्य अनाज कौन था, तो गेहूँ और चावल था। इसके साथ बाजरे की खेती भी किया जाता था। सबसे पहले कौन सा अनाज उगाया गया था बाबू? तो गेहूं। कौन सा? गेहूं। जौ और तब गेहूं। ठीक है, यानी सबसे पहले सर्वप्रथम कौन सा अनाज? तो जौ। ठीक है, हाँ। मानव सभ्यता के विकास के क्रम में लोहे का प्रयोग मनुष्य ने 2000 ईसा पूर्व के आसपास ही सीख लिया। लोहे का प्रयोग कब? 2000 ईसा पूर्व में। ये भी सेट में पूछ चुका है कि मानव सभ्यता के विकास के क्रम में लोहे का प्रयोग मनुष्य ने सर्वप्रथम कब किया था? तो 2000 ईसा पूर्व के आसपास। भारत में लौह युग का आरंभ 1000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। भारत में लौह युग का आरंभ 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। मृद भांड का अर्थ होता है मिट्टी से बने बर्तन। मृद भांड का अर्थ क्या होता है? मिट्टी से बने बर्तन। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। सैंधव सभ्यता के लिए 3 नामों का प्रयोग किया जाता है। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। यह तीनों नाम है सैंधव सभ्यता से ही संबंधित है। यानी देखो, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, यह तीनों किसको समर्पित है? सैंधव सभ्यता से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने। मोरा हद हो गई, मोरा हद हो गई। तो मो से मोरारजी देसाई, मोरा मोहनजोदड़ो, मो से मोहनजोदड़ो और रा से राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी। कब? 1922 में। ठीक है, हद से हड़प्पा सभ्यता की खोज द से दयाराम साहनी। कब? 1921 में। 1921 में। तो मोरा हद हो गई। ट्रिक, मोरा हद हो गई। खुद ही कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है,
हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। हड़प्पा कहाँ है? हाँ, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है बाबू? सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। लारकाना जिले में, सिंध प्रांत के लारकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। अब मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानियां कहा है। पिगट महोदय ने, कौन? हाँ, पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानियां कहा है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। पूछेगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे। ठीक है। सुरकोटदा सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, कोई दिक्कत है? पूरा के पूरा। ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, जबकि हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो ये भी पेपर में पूछा है कि बाएं की दाएं? तो बाएं। हारा तो बाएं। हारा हुआ व्यक्ति बाएं बैठता है या जीता हुआ व्यक्ति दाएं बैठता है। याद करने के लिए, क्या करने के लिए? खुद ही कहते हैं। यानी हड़प्पा जो सभ्यता था वो रावी नदी के बाएं तट पर, और सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के दाएं तट पर। ना किलर हो गया? क्लियर हो गया कि किलर? किलर कॉन्सेप्ट। ठीक, गगन प्रताप सर के बहुत फेमस किलर कॉन्सेप्ट। ठीक है, आ जाओ। मोहनजोदड़ो हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। देखो, सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया था। सर जॉन मार्शल जो थे ना बाबू, इसने सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया था। सैंधव सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सैंधव सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। ठीक है। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों से पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत है? हड़प्पा से प्राप्त 2 टीले, अब पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को क्या कहा जाता था? दुर्ग टीला कहा जाता था। ठीक है। आइए, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? रखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज रखलदास बनर्जी। कब? 1922 में। मोहनजोदड़ो सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। यानी मोहनजोदड़ो में ही बृहद स्नानागार है। बृहद स्नानागार है। अन्नागार वहीं पर है। मोहनजोदड़ो में एक विशाल अन्नागार था, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत कहा गया है। किसको? अन्नागार को। अन्न रखने के लिए बनाया गया था अन्नागार। अन्नागार, हाँ, अन्न, अनाज। डू यू नॉट अंडरस्टैंड अन्न? यू आर फ्रॉम युगांडा। ठीक है, यानी कहने का ओ यू आर फ्रॉम तंजानिया। आई अंडरस्टैंड यू आर फ्रॉम युगांडा। ओ सॉरी। ठीक है, चलिए। मोहनजोदड़ो एक विशाल अन्नागार था। मोहनजोदड़ो क्या था बाबू? एक विशाल अन्नागार था। अन्नागार, स्नानागार हमेशा पूछता है। तो सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा इमारत कौन था? अन्नागार था, न कि स्नानागार मार के आ जाइएगा। स्नानागार एक चौकोर कुंड था जिसमें लोग जाकर नहाते थे। स्विमिंग पूल था उस समय का। आज का जैसे स्विमिंग पूल है ना, ये कौन पानी पानी, ये कौन गाना है ना, हनी सिंह का। ठीक है। हाँ, गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। लोथल में सर्वप्रथम बंदरगाह की खोज हुई थी। कहाँ? लोथल में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह लोथल ही था। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, जहाँ जूते हुए खेत यानी जोते हुए खेत, जूते हुए खेत नहीं। ठीक है, जोतल खेत भोजपुरिया में जोतल खेत। ठीक, कोड़ाइल खेत का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से। भूकंप पाने का साक्ष्य कालीबंगा से ही मिला है। भूकंप पाने का साक्ष्य कहाँ से? कालीबंगा से। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के रण में स्थित है। धौलावीरा कहाँ? गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है।
अच्छा, धौलावीरा से ही एक विशाल जलाशय मिला है। विशाल जलाशय कहाँ से मिला है? धौलावीरा। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यह सैंधव सभ्यता के दक्षिणी स्थल है। सुरकोटदा क्या है? सैंधव सभ्यता के दक्षिणी स्थल है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते देखते रहिए वीडियो, और जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। ठीक, ध्यान से सुन लीजिएगा, राइट आंसर कीजिएगा। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। और अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर दबा दें, ठीक है ना दोस्त। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और खुश रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत। चलिए कैमरा मास्टर।